हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ क्वांट्स विद चिन्मय सर। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कैटर डीआई के बारे में। बेसिकली एसबीआई पीओ का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2019 का, उसमें इस तरीके का डीआई जो है वो पूछा गया था। तो इसी डीआई को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आपको मेंस के लिए आता है तो उसमें आपको जो ट्रेडिशनल टाइप्स है उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल टाइप्स की हम लोग बात करें तो बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, पाई चार्ट्स, ये सभी को पता है। और मोस्टली अगर आप प्रीलिम्स लेवल का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपको यूजुअली ट्रेडिशनल डीआई जो है उसी के बेस पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ अलग डायग्राम जो है वो देखने को नहीं मिलता। बट मेंस में थोड़ी सी जो सिनारियो है वो चेंज होता है और मेंस में आपको अलग अलग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं लेकिन वो लोग डायग्राम्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो उनका बेसिकली मकसद ये रहता है, जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है मेंस के लिए, उनका मकसद ये रहता है कि बेसिकली जो कैंडिडेट है वो नए क्वेश्चंस के साथ किस तरीके से कंफर्टेबल हो सकता है, इसको चेक किया जाए। क्योंकि जब भी आप अलग तरीके का कुछ डायग्राम देखते हो या अलग तरीके की कोई चीज़ पेपर में देखते हो तो सबसे पहले आप जो है वो पैनिक हो जाते हो, और पैनिक हो जाने के बाद आपका जो कंसंट्रेशन है वो डेफिनेटली ड्रॉप हो जाता है और उसके बाद जो क्वेश्चंस आसान होते हैं वो भी आप नहीं कर पाते। ठीक है, तो बेसिकली आपको मेंस में थोड़ा सा आपका जो कामनेस है वो बना के रखना है, क्योंकि अलग लेवल का अगर डीआई आता है तो डेफिनेटली आपको उससे डील करना है, क्योंकि आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अच्छी तरीके से और आपने इनफ प्रैक्टिस की है, कैलकुलेशन आपको आता है, तो कोई भी डीआई आ जाए वो बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको स्कैटर डीआई या इसके अलावा भी अलग अलग डीआई जो है वो अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा 30-40 सेकेंड थोड़ा सा पॉज लेके सोचना कि किस तरीके से इसको करना है और उसके बाद आप प्रोसीड करना, स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, बिकॉज ये इतने भी डिफ़िकल्ट होते नहीं कि आप उसको स्किप कर दो। ठीक है, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस स्कैटर डीआई को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अगर कोई एडिशनल क्वेरीज़ है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्कैटर डीआई की। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्शन सही तरीके से पढ़ना है कि क्या क्या डेटा जो है वो हम लोगों को दिया गया है। ओके, डायग्राम में तो देखो उन्होंने बोला है कि डायग्राम जो है अगली स्लाइड में है, डायग्राम में अभी आपको बताता हूँ। उसके पहले देखते हैं कि डायग्राम में दिया क्या है। डायग्राम में उन्होंने बोला है कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी दी है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब भी उन्होंने ब्रैकेट में बताया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रह रही है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने डायग्राम में दी है लैंड एरिया, मतलब बेसिकली कितना एरिया जो है वो एक पर्टिकुलर लैंड कवर कर रही है। और ये बेसिकली 4 अलग अलग विलेजेस के बारे में उन्होंने बताया है, ABCD। ठीक है, तो एक बार आप पहले तो डायग्राम देख लो। इस तरीके का डायग्राम उन्होंने दिया है जहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल वाला, इसमें उन्होंने लैंड एरिया का जिक्र किया है, मतलब कितना स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है ये बताया है। और ये जो वाई एक्सिस वाला एरिया है इसमें उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है। तो 2 डेटा आपको डायरेक्टली डायग्राम से ही मिल जाएंगे, एक पॉपुलेशन डेंसिटी और एक है आपका लैंड एरिया। ओके, और बेसिकली ये जो 2 डॉट्स है, ये जो डॉट्स है वो बेसिकली इंटरसेक्शन है जहाँ पे आपका एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर बी का मुझे देखना है डेटा तो बी का जो लैंड एरिया होगा वो कितना होगा, आप देख सकते हो वो होगा 5, और जो बी का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा विलेज बी का वो होगा 400। इस तरीके से सिंपल से आपको समझना है। तो आई होप कि आपको सारे विलेजेस के लिए आराम से पता चल जाएगा कि लैंड एरिया क्या है और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक है, एक बार आप ये फिगर आउट करते हो तो उन्होंने आपको 2 नीचे रिलेशंस भी दिए हुए हैं। एक रिलेशन उन्होंने ये बताया है कि अगर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करनी है विलेज की, जो ऑलरेडी दे के रखी है, तो वो फाइंड करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये जो 2 चीज़ें हैं उसको ध्यान देना है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द विलेज इज इक्वल टू द टोटल पॉपुलेशन अपॉन द एरिया ऑफ द लैंड। ओके, अभी आप देख सकते हो कि इस बेसिकली रिलेशन में आपको 2 चीज़ें तो ऑलरेडी ग्राफ में दी गई है या डायग्राम में, पॉपुलेशन डेंसिटी दे के रखी है
और आपको एरिया ऑफ द लैंड ये भी दे के रखा है। तो क्या मुझे अगर ये दो चीज़ें पता है तो ये क्या मैं तीसरी चीज़ जो है वो निकाल सकता हूँ, टोटल पॉपुलेशन? यस, डेफिनेटली निकाल सकता हूँ। ओके, तो मुझे बेसिकली ये जो दो डेटाज़ है उससे क्या मिल सकता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ABCD मेरे 4 विलेजेस है उसके लिए मैं टोटल पॉपुलेशन कितना है ये पहले निकाल के रखूँगा, बिकॉज टोटल पॉपुलेशन को ही मेल और फीमेल में मुझे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल पॉपुलेशन अगर हम लोगों को पता होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी टोटल पॉपुलेशन आप कैसे निकाल सकते हो। बेसिकली आपको दो नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो कि मुझे B का जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन विलेज का, वो निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है 400 B का, उसको मल्टीप्लाई करूँगा B के लैंड एरिया से। ओके, और मुझे आंसर मिलेगा 2000। तो इसका मतलब B का जो टोटल पॉपुलेशन होगा मेल प्लस फीमेल का मिला के, दैट विल बी 2000। और वैसे ही आप बाकी के विलेजेस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से आराम से डेटा जो है वो एग्ज़ाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से छोटा सा हम लोग साइड में रफ वर्क के लिए इस तरीके से विलेजेस का जो टोटल पॉपुलेशन है वो लिख के रख देंगे। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि इसके बेस पे अगर आपको क्वेश्चन आया तो आप आसानी से डायग्राम को रेफर ना किए बगैर आराम से यहाँ से डेटा पिकअप कर सकते हो। इसीलिए इसको नोट डाउन करना जो है वो सही रहता है ऐसे टाइम पे। ओके, तो आई होप कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी और जो बाकी के टर्म्स है वो समझे होंगे और हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन कैसे निकाला वो भी समझा होगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने देखिए एक और चीज़ बताई है, दैट इज़ द जेंडर रेशो। तो उन्होंने बोला है कि अगर मुझे किसी विलेज का जेंडर रेशो निकालना है तो मुझे बस दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो मुझे ये चाहिए होगा कि उस विलेज में कितने मेल्स रहते हैं, और दूसरा मुझे ये चाहिए होगा कि उस पर्टिकुलर विलेज में कितने फीमेल रहते हैं। तो मैं मेल अपॉन फीमेल इंटू 100 करूँगा तो मुझे आसानी से जेंडर रेशो मिल जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपको जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है कि आपको मेल और फीमेल के बारे में आपकी जो डायग्राम है उसमें कुछ भी नहीं बताया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी मेल और फीमेल का जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ क्या बताया है, टोटल पॉपुलेशन, है ना, और वो भी आपको बेसिकली जो दो डेटा दिए हैं उससे टोटल पॉपुलेशन मिली है। ओके, तो डायग्राम से आपको बस इतनी ही चीज़ पता चल सकती है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है, मेल और फीमेल क्या होगा वो बेसिकली आपको क्वेश्चन में उसका कुछ ना कुछ कंडीशन दिया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने डायग्राम को सही तरीके से समझा है, बिकॉज जब भी मेंस लेवल में DI का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम है उसको सही तरीके से एनालाइज करने आना चाहिए। ओके, एंड दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू एनालाइज। ओके, इस तरीके से आपको सारे एस्पेक्ट्स को सही तरीके से एनालाइज करना है और उसी के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप पहले से ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेसिकली डेटा किस बारे में दिया गया है। ओके, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको एनालाइज करना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, अभी जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम लोग फॉर्मेट वही रखेंगे हमारे वीडियो का कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो इन्होंने क्या बोला है, जेंडर रेशियो ऑफ द विलेज C इज़ 125 लेस दैन दैट ऑफ द विलेज A, और उन्होंने बोला है आगे कि इफ़ द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज A एंड C आर इक्वल देन फाइंड द मेल पॉपुलेशन ऑफ विलेज A। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, बट आपको समझना है कि क्या क्या चीज़ें दी है और कौन कौन सी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि उन्होंने बात की है जेंडर रेशो के बारे में। ओके, जैसे ही आपने जेंडर रेशो देखा आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जेंडर रेशो होता क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जेंडर रेशो का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ द मेल्स अपॉन द नंबर ऑफ द फीमेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज इनटू 100। ये करूँगा तो मुझे जेंडर रेशो मिल जाता है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोला है कि C का जितना जेंडर रेशो था और A का जितना था, दोनों का कितना था नहीं पता, लेकिन उन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगा तो मुझे जो डिफरेंस है वो क्या मिलेगा, 125 मिलेगा। ये उन्होंने बेसिकली कहने की कोशिश की है। क्यों? बिकॉज विलेज C जो है वो 125 कम है A से, इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 125 होगा, और A का जो जेंडर रेशो होगा वो ज़्यादा होगा C से। सिंपल सी बात है। ओके, तो अगर मैं A के जेंडर रेशो को
डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जेंडर रेशियो ऑफ ए इज इक्वल्स टू मेल्स ऑफ ए अपॉन फीमेल्स ऑफ ए। यही तो जेंडर रेशियो होगा। इंटू 100 हम लोग बाद में लिखते हैं बिकॉज इसमें हम लोगों को माइनस करना है किसका, जो अपना जेंडर रेशियो है सी का, बिकॉज ए और सी का जेंडर रेशियो माइनस करके मुझे कौन सा नंबर मिलेगा 125। ठीक है, अभी वैसे ही क्या मैं अगर मुझे सी का जेंडर रेशियो लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेल्स ऑफ द सी अपॉन द फीमेल्स ऑफ द सी एंड दैट इज इक्वल्स टू 125। यही बेसिकली उस कंडीशन में कहने की कोशिश की है। ओके, अभी यहाँ पे एक बात आपको समझनी है सिंपल सी कि यहाँ पे मैंने F और F ये सेम क्यों लिखा, बिकॉज क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल्स ऑफ विलेज ए एंड सी आर इक्वल। इसीलिए चाहे मैं ए के फीमेल्स लूँ चाहे मैं सी के फीमेल्स लूँ, वो तो बेसिकली नंबर तो सेम रहेगा, इसीलिए मैं उनको दोनों को सेम टर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने सिर्फ एफ ही लिखा है, एफ ए और एफ सी नहीं लिखा। लेकिन मैंने मेल्स के लिए वैसा नहीं लिखा बिकॉज मेल्स का नंबर सेम नहीं है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझा होगा। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आप आगे देख सकते हो कि मेरा डिनोमिनेटर तो सेम है। ओके, तो एम ए माइनस एम सी इक्वल्स टू 125 इंटू एफ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और देखो हम लोगों ने 100 जो है वो नहीं लिया था तो 100 भी ले लेते, बिकॉज इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा 100 का, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं जेंडर रेशियो ले रहे हैं, जेंडर रेशियो में हमेशा 100 आता है। तो हम लोग यहाँ का जो 100 है इस तरफ का वो उस तरफ अगर लेके जाएंगे 125 के तो वो क्या होगा 125 के नीचे चला जाएगा। ओके, 100 कॉमन लेके। आई होप यहाँ तक तो आपको आराम से समझा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि आपके पास अभी क्या है कि दो अलग अलग पैरामीटर्स है, एम ए भी है एम सी भी है। तो अभी आप बोलोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। देखो एक लॉजिकल बात समझो कि क्या मुझे ये जो ए के मेल्स है और ये जो सी के मेल्स है इनके बीच का डिफरेंस पता चल सकता है। आइए देखते हैं कि बेसिकली मेल्स के बारे में मैं क्या पता लगा सकता हूँ जो मेरे ए और सी के हैं। ठीक है, तो एक बार हम लोग वापस इस टेबल पे आते हैं। देखो यहाँ पे मुझे जो टोटल पॉपुलेशन है ए की और जो टोटल पॉपुलेशन है सी की उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए इज़ 6000 एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी इज़ बेसिकली 4000, ये बताया गया था आपको। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप सिंपल सी चीज़ देखोगे इन दोनों के बीच में जो टोटल पॉपुलेशन का डिफरेंस है वो कितना है, 2000 का डिफरेंस है। और इन्होंने तो बताया कि दोनों के फीमेल जो है वो तो सेम है ना। तो ये जो 2000 का डिफरेंस रहा होगा वो किस वजह से रहा होगा, वो तो मेल्स की वजह से रहा होगा, है ना। मेल्स की नंबर अलग है, इसकी वजह से ये जो टोटल नंबर है वो भी अलग आ रहा है, क्योंकि फीमेल्स तो सेम ही है। मान लो कि 6000 में 3000 फीमेल्स होते और 4000 में भी 3000 फीमेल्स होते, तो बेसिकली ये बचे हुए 3000 मेल्स और यहाँ पे बचे हुए 1000 मेल्स, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आता, 2000 का डिफरेंस आता, राइट। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो हम लोगों ने ये चीज़ लिखी थी एम ए माइनस एम सी वाली, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2000 ही आएगा, राइट। तो उनके इसके बदले में मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2000 लिख सकता हूँ एम ए माइनस एम सी के बदले में, है ना। तो मैंने 2000 लिख दिया। और इस तरफ देखो क्या था, आपको याद होगा 125 था अपॉन 100 था और यहाँ पे इंटू एफ था। ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ से फीमेल्स की जो नंबर है वो मिल सकती है, किस विलेज की, ये दोनों विलेज की है, बिकॉज दोनों विलेज की तो सेम है ना। तो ए की भी यही होगी, सी की भी यही होगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो फटाक से, ये होगा 5, ये होगा 4, फिर ये 5 से मैं कट कर लूँगा आसानी से 400 बार, और ये 400 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1600। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझा होगा कि 1600 कैसे आया, राइट। अभी यहाँ पे आपको देखो जल्दबाजी नहीं करनी, बिकॉज 1600 जो है वो फीमेल्स का नंबर है। आपको पूछा क्या है, फाइंड द मेल पॉपुलेशन इन द विलेज ए, है ना। अभी मेरे पास फीमेल्स के नंबर तो आ गया है, अभी ये फीमेल जो है वो क्या होगा, दोनों अलग अलग विलेजेस का होगा। ए विलेजेस का भी 1600 ही फीमेल्स होंगे और सी विलेज के भी कितने होंगे, 1600 ही फीमेल होंगे, बिकॉज फीमेल का नंबर सेम है। हम लोगों को क्या निकालना है, ए का। अभी ए के बारे में आपको पता होगा कि ए का टोटल पॉपुलेशन अभी हम लोगों ने देखा था कितना था, सब मिला के 6000 था, बराबर। लेकिन इसमें से 1600 तो फीमेल्स है, तो 1600 को हटा दो, तो जो बचा हुआ नंबर होगा वो क्या होगा, मेल्स का होगा, दैट इज़ 4400।
तो बस इतनी आसान सी बात थी, 4400 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी देखो मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक वे में समझाया है, इसीलिए आपको लगा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अगर आप फटाफट कैलकुलेशन करोगे माइंड में, आराम से आपका 20 से 25 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहली बार आप ये कर रहे हो, इसके लिए आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आपका कम टाइम में हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझा होगा कि किस तरीके से, किस अप्रोच से हम लोगों ने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप एक बार खुद कोशिश करो, आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो विलेज डी है उसकी जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो अगर 4000 है, देन व्हाट इज़ द जेंडर रेशियो ऑफ द विलेज डी। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने जेंडर रेशियो पूछा है किसका, विलेज डी का। ठीक है, लेकिन मुझे विलेज डी के बारे में ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन पता है, दैट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, है ना। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है विलेज डी की, 9600 है, बराबर। तो अगर मेरे पास टोटल पॉपुलेशन है 9600 और उसमें से मुझे फीमेल्स का नंबर दे के रखा है 4000, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि बचे हुए नंबर मेल्स के होंगे, है ना। तो मेल्स के नंबर कितने होंगे, 5600। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये 5600 मेल्स होंगे और ये 4000 तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, फीमेल्स है। ठीक है, फिर क्या बोला है, व्हाट इज़ द जेंडर रेशो, है ना। अभी मैंने आपको कहा था कि जेंडर रेशो के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, नंबर ऑफ मेल अपॉन द नंबर ऑफ फीमेल। मेरे पास दोनों है, नंबर ऑफ मेल भी है, नंबर ऑफ फीमेल भी है। ठीक है, अभी देखो ये दो जीरोस का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये दो जीरोस क्या है, दोनों के तरफ लगे हुए हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, सिर्फ मेल और फीमेल मतलब 56 और 40 इस तरीके से अपॉन में लिखना है और इनटू 100 करना है, राइट। इस तरीके से करूँगा तो आ जाएगा। अभी आप सिंप्लीफाई करो, देखो ये 8 से कट हो सकता है, 8 7 सा 8 5 सा, और ये 5 से 100 जो है वो 20 बार जाएगा, और 20 और 7 को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, 140। तो आपका ऑप्शन डी 140 यहाँ पे स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन था, राइट। लेकिन आपको ये आसान क्यों लगा, क्योंकि आपने उस डीआई को, उस डायग्राम को सही तरीके से समझा। अगर आप डायग्राम को ही सही तरीके से नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, और यूजुअली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं जब मेंस एग्जाम देने जाते हैं और इस तरीके का अलग डायग्राम देखते हैं तो वो डायग्राम के बेसिस पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अटेम्प्ट करना है कि नहीं, है ना। आगे जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो तो देखते ही नहीं है, क्योंकि उनको डायग्राम ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको एक बार क्वेश्चंस को भी देखना है कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आसानी से सॉल्व हो सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो डायग्राम भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना आपको दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आपको उस तरीके से सोचना है। तो आई थिंक आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन वैसे तो दिखने में बड़ा है बट उतना ही आसान है, क्योंकि एक बात हमेशा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में याद रखना, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही वो आसान होता है सॉल्व करने के लिए। ओके, चलिए तो देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। देखो क्या है, द लैंड ऑफ द विलेज ई इज़ 4 स्क्वायर किलोमीटर। अभी उन्होंने कुछ और विलेज की बात की है उन 4 विलेजेस के अलावा, जिसका हम लोगों को अभी टोटल पॉपुलेशन नहीं पता होगा, क्योंकि ABCD का तो ऑलरेडी चलो डायग्राम में दे के रखा था। ये एक नया विलेज है, उसका लैंड दे के रखा है, कितना है 4 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि इफ़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द विलेज ई इन द ईयर 2010। अभी एक बात आपको समझनी है कि जो आपको डेटा दिया गया था ना डायग्राम में, उसमें डायरेक्शन में लिखा था, अगर आपने ठीक से डायरेक्शन पढ़ा होगा, कि वो 2001 साल का डेटा है और यहाँ पे 2010 साल की बात हो रही है। ओके, तो उन्होंने बोला कि जब 2010 साल आएगा तो उसमें जो ई विलेज होगा उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो 2001 वाले ईयर से 50% होगी। मतलब ये सिंपल है कि 2001 में जितनी होगी उसका आधा नंबर आपको 2010 के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सा बात समझना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, इन द ईयर 2001 की अभी बात कर रहे हैं, मतलब अभी जो हम लोगों के पास डायग्राम है उसकी बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द विलेज बी टू द विलेज ई इज़ 1:4। ठीक है, अभी देखो बी और ई का रेशियो दिया गया है। ई के बारे में तो हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन बी के बारे में तो पता है। 2001 में जो डायग्राम में दिया हुआ है
पॉपुलेशन डेंसिटी, तो देखते हैं कि बी का पॉपुलेशन डेंसिटी डायग्राम में कितना दिया हुआ था। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बी का जो पॉपुलेशन डेंसिटी था डायग्राम में, यू कैन क्लियरली सी इट इज़ 400, राइट। तो बी का पॉपुलेशन डेंसिटी आपको क्लियरली दिया हुआ है 400। अभी इसी को रेशो में यूज़ करते हैं, 1:4 का रेशो है, और जो ये 1 पार्ट है वो बोला है 400 के बराबर है, क्योंकि बी का है वो, राइट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 4 पार्ट है वो 1600 के बराबर होगा? सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब ये जो ई विलेज था उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 में कितनी होगी? 1600 रही होगी, अभी जो हम लोगों ने निकाला, बराबर। और उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, 2010 में 50% है 2001 के। तो अगर 1600 2001 में है तो इसका 50% कितना होगा? 2010 में होगा। तो 1600 का 50% मतलब आधा, तो कितना होता है? 800। तो 800 कौन से ईयर में होगा? 2010 वाले ईयर में, ठीक है, सिंपल सी बात। तो हम लोगों को इतना पता चल गया कि 2010 ये जो ईयर है इसमें मेरा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ई का वो है 800, ठीक है। और ई का ही लैंड कितना है? 4। और उन्होंने देखो क्या पूछा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन द ईयर 2010। तो पॉपुलेशन का तो फॉर्मूला दिया ही हुआ है कि जब मैं मेरे पॉपुलेशन डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूंगा लैंड से तो मुझे टोटल पॉपुलेशन मिल जाएगा। तो 800 × 4 करना है, ये तो आप ओरली भी कर सकते हो। 800 × 4 3200, 3200 है ना। तो 3200 आसानी से आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखा आपने, ये भी बिल्कुल भी आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा लेंदी दिया था ताकि आपको लगे कि वो डिफ़िकल्ट है, बट बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, कितनी आसानी से ये सॉल्व हुआ। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आप माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार अभी आप खुद से एक एक्सरसाइज करना, ओके। ये जो तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, सोचो कि ये तीनों क्वेश्चंस अगर आपको माइंड से सॉल्व करने होते तो क्या आप कर सकते थे कि नहीं, है ना। और ये आपको कैसे चेक करना है, पेन और पेपर को साइड में रखना है और सिर्फ जो क्वेश्चंस है उसके वैल्यूज़ जो है वो माइंड में रखते जाओ और खुद आप इमेजिन करके देखो कि आप जो है वो ओरली उसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। ओके, डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद आपको ये पता चलेगा कि ओरली भी आप आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है। तो एक बार कोशिश ज़रूर करना माइंड में सॉल्व करने की, बिकॉज जितने ज़्यादा आप माइंड में सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को उतना ही कम टाइम आपको एग्जाम में लगेगा, ठीक है, और एक्यूरेटली भी आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो स्कैटर एरिया है वो अच्छी तरीके से समझा होगा। बिल्कुल ये SBI PO के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ही आया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कभी भी PO लेवल का, मेंस लेवल का एग्जाम देना हो तो इस तरीके की DI आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और उसको सॉल्व करने का अप्रोच भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।